नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो चेतावनी मोदी सरकार के लिए दी है कि साल भर के भीतर उसकी सत्ता जा सकती है, देश में अब उसी चेतावनी को लेकर माहौल भी बनने लगा है। आज ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अब वो मोदी सरकार के अन्यायपूर्ण फैसलों और बीजेपी की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और ये नए किस्म का आंदोलन होगा जिसमें कांग्रेस के लोग पीड़ितों के पास सीधे पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि कल ही एआईसीसी ने एक बैठक बुलाई थी। खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक का आह्वान किया था और आज बुलाने का फैसला किया। और आज जो बैठक हुई है उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी वानगी आपके सामने रखता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस की जो बैठक हुई उस बैठक में क्या कुछ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाई थी, कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्षों को, महासचिवों को, सबको बुलाया था। लेकिन इस बैठक से निकल के क्या आया है, इसके बाद क्या तैयारी है, मेगा प्लान क्या है कांग्रेस का, क्या एक नए आंदोलन की तैयारी है, क्या राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, क्या कुछ है जरा। लेकिन सबसे पहले केसी वेणुगोपाल की इस छोटी सी बाइट को सुनिए। Your party is going to be a national campaign all over India in coming 2-3 months. Not a once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level. Not only and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. And you, of course, you know that this. तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ केसी वेणुगोपाल ने बता दिया कि आखिर आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है। तो आज अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश से पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने, नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी समेत बीजेपी की कारगुजारियों के खिलाफ जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा और इस अभियान का पूरा कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि इस अभियान का मुख्य मकसद इन विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराना है। मतलब कि मोदी जो बात बात पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं और हर चीज से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अब उनका यह रवैया ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है वो देश में हो रही तमाम असफलताओं के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा कर रहेगी। ये बात कांग्रेस की इस बैठक से निकल के आई है। आपको बता दूं कि इस बैठक से पहले खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा आपके सामने रखता हूं। पोस्ट पे खड़गे लिख रहे हैं कि आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिलाया है। राहुल गांधी स्वयं प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है। आज दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है। ये बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं।
तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से पहले वाला माहौल फिर से बन चुका है, जिसमें कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। वहीं कांग्रेस के साथ अब टीएमसी भी आ सकती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले हैं, तब से कांग्रेस में टीएमसी के विलय की चर्चा है। हालांकि टीएमसी में टूट का सिलसिला भी जारी है। जी हां, लगातार ये खबरें आ रही हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज फिर एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के सामने अपने या अभिषेक के यानी अभिषेक बनर्जी के में से किसी एक को चुनने की शर्त रखी है। यानी कल्याण बनर्जी ने कह दिया है कि आप या तो मुझे चुनिए या अभिषेक बनर्जी को चुनिए। हालांकि 20 बागी सांसदों की लिस्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले जैसे अभी तक उनकी बात हो रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पूर्व बीजेपी सदस्य और अब टीएमसी सांसद ने यहां तक कह दिया है कि वो मुश्किल घड़ी में ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ उन्होंने मोदी को 12 साल पूरे करने की बधाई भी दी है। तो टीएमसी में फूट को देखते हुए ममता बनर्जी के लिए इस पार या उस पार वाली नौबत आ गई है और लग रहा है कि आखिर उन्हें कांग्रेस में ही सहारा मिलेगा। ये हालात इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छे हैं और इससे उन्हें बीजेपी के असली खेल का एहसास तो हो ही रहा होगा। मोदी ने जाने अनजाने इंडिया को मजबूत करने में अहम योगदान दे दिया है, यानी अपना अहम योगदान दे दिया है, ये कह सकते हैं। और इस बीच मीनाक्षी नटराजन, आप जानते हैं कांग्रेस की राज्यसभा कैंडिडेट मध्य प्रदेश से, लेकिन उनका नॉमिनेशन जो है वो खारिज कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मीनाक्षी नटराजन मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल सुनवाई करेगा। अब फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, फिर रजनीश अग्रवाल और महेश केवट अब राज्यसभा के निर्वाचित सांसद बन गए हैं। उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया है और इस मसले पर राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसे जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने, जी हां, परिमल नाथवानी ने फॉर्म में अपना नाम ही गलत लिखा और कई जरूरी जानकारी भी नहीं दी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया। चुनाव आयोग वही था, उम्मीदवार दो थे, यानी एक चुनाव आयोग और उम्मीदवार दो। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को नियमों का पालन न करने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया। जब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की तो इलेक्शन कमीशन ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की। जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी आपको ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। ये बात यहां राहुल गांधी ने कही है, ये बात राहुल गांधी लिख रहे हैं। तो कल क्या फैसला आएगा उधर सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन के मामले में, और उसके बाद क्या बीजेपी की कुटिल चालों पर रोक लग पाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के बीच, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इन सब के बीच आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है, इस पे चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि यहां से क्या ऐसी चीजें तो होती रहेंगी, आज एक राज्यसभा का सांसद गया, कल दूसरा जाएगा, यानी आप चुनाव जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन कैंडिडेट की चोरी कर ले रहे हैं, आप वोटों की चोरी कर रहे हैं, चुनाव की चोरी कर रहे हैं। हर ढंग से आप धीरे धीरे कर अपना कुनबा चोरी करके ही सही लेकिन बढ़ा रहे हैं। और कल को आपकी इतनी मजबूती हो जाएगी कि आप सड़क पे निकलेंगे तब भी कोई आप सत्ता पक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्या ऐसी नौबत आने से पहले विपक्षी दल सारे के सारे सड़कों पे नजर आएंगे? लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस ने क्या तैयारी की है, इसकी चर्चा करते हैं। क्या मेगा प्लान सचमुच तैयार है कांग्रेस का, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत है
इस्तेकबाल है। स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। तो एक्सपोज होगी मोदी सरकार और कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार। जरा इसी मेगा प्लान से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास पहले। शकील जी, आप तो सुबह से कवर कर रहे थे इस मीटिंग को, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है, क्या सचमुच कोई मेगा प्लान है, या ये भी वैसे ही है कि ठीक है मीटिंग कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, या सचमुच यहां से कांग्रेस ने कमर कस ली है। एक बहुत बड़ा झटका है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, उसके बाद और आनंद फानन में ये बैठक, और अभी से 4 दिन पहले, 4 नहीं बल्कि 8 तारीख को मीटिंग थी, आज 11 तारीख है, 3 दिन पहले ही बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की। क्या कुछ आज निकल के आया है शकील जी? में दो बातें बहुत खास रहीं। एक ये कि राहुल गांधी ने उस मीटिंग में कहा कि हमें अब लगातार लड़ते रहना होगा, और उसी बात को बाद में कांग्रेस ने अपने फैसले में शामिल किया और एक सतत अभियान का जो है प्लान बनाया है, जो कुछ ही दिनों में उन्होंने बताया है कि जल्दी सामने आ जाएगा कि किस तरह से हम जो है ब्लॉक स्तर पे इस लड़ाई को ले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तरह काम कर रही है, राहुल ने अपने ट्वीट में जो कहा है कि अब वो जो है सीधे सीट चोरी करने लगी है, मतलब अब चुनाव भी नहीं होंगे, पहली प्रक्रिया में ही चुनाव का सिस्टम को वो खत्म कर देंगे। राहुल का आज मीनाक्षी नटराजन को साथ देना एक कांग्रेस के लिए और खासतौर से मीनाक्षी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अच्छी बात मानी जा रही है। दूसरी जो एक खास बात रही कि कल से जो ये खबरें चल रही थी कि विलय होगा और ममता बनर्जी को ये मिल जाएगा और अभिषेक बनर्जी को ये मिल जाएगा, हमने तो कल ही बता दिया था कि ये सब कुछ नहीं होगा, कांग्रेस इसे अपने ऊपर बोझ मान रही है। और आज जो है केसी वेणुगोपाल ने इसको साफ कह दिया कि ये सब अफवाहें थी। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी, कीर्ति आजाद ने भी साफ कह दिया कि ये खबर पूरी तरह से गलत है। तो ये हमने कल ही बता दिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, न कोई चर्चा हुई है, न कोई प्रस्ताव हुआ है। और कांग्रेस जो है इस स्थिति में टीएमसी के इन प्रस्तावों को क्यों मानने लगेगी? अगर कांग्रेस मान जाएगी, विलय कर लेगी, तो ये लोग जो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जो बयान हो रहे हैं, उन सबको संभालने की जिम्मेदारी भी उसकी आ जाएगी। आज जो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, लड़ाई को लड़ेंगे, जिले में जाएंगे, और खुद जो है सारे लोगों के पास जाके, जैसे राहुल गांधी जो गए थे नीट में, जिस तरह बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी उसके परिवार से मिले, बाकी लोगों से मिले, उस तरह लोगों से मिलेंगे। तो हमारे ऊपर एक नई मुसीबत, एक नया काम हमें स्वीकार नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत आज टीएमसी को है, वो आएगी, उसको जितनी सांत्वना देना है, सहारा देना है, जो मदद करना है, जो हम करते रहते हैं सबकी, वो हम करेंगे। दूसरी आज की मीटिंग में एक खास बात और रही कि सारे लोगों ने ये एक स्वर में कहा कि इस लड़ाई को अब जो है सीधे मोदी के खिलाफ ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव आयोग ने किया है, और वहां तो चुनाव आयोग नहीं होता, चुनाव अधिकारी होता है जो करता है इसके लिए, और वो वहां के विधानसभा का सेक्रेटरी होता है जो वो करता है ये सब। वो भी इस तरह के अगर काम करने लगे, जो राहुल ने बड़ा स्पष्ट भी किया अपने ट्वीट में उसके बाद, इन चर्चाओं के बाद में, कि 2 केस थे और दोनों केसों में 2 अलग अलग फैसले, जबकि एक ही जैसे थे। झारखंड में नाम तक गलत लिखा गया, दूसरी कई सूचनाएं नहीं दी गई जो कि बहुत जरूरी होती हैं, खासतौर से आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने और अपनी पत्नी के बारे में दिया, लेकिन बाकी पूरे जो परिवार के बारे में देना होता है, उसके नियम है जो, वो परिवार ने नहीं दिया था। और मीनाक्षी के मामले में तो कुछ था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई नहीं करी। आज अगर सुनवाई करता तो आज भी कोई फैसला आ सकता था। हालांकि कल जो है चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए था, यस नो, लेकिन वो पी गया पूरा का पूरा। जवाब ही देना उचित नहीं समझा उसने कि वो कांग्रेस को कोई जवाब दे कि हमने आपके प्रतिवेदन पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि आप अपील लेके जाएंगे और आपकी अपील पर कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कल इस पे क्या फैसला करता है, लेकिन जितने भी कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं, उनका कहना है कि इस मामले में मीनाक्षी नटराजन को पूरी राहत मिलेगी,
क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया था। हालांकि लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। आज मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने तीनों को सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अब उसके बाद वो हमें लगता है बहुत जल्दी से जल्दी ओथ भी करवा ली जाएगी। हो सकता है कल ही करवा ली जाए, कल भी हो सकती है वो, उसमें कोई बात नहीं है। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके चेंबर में वो ओथ हो जाती है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी हो सकती है वो। तो ये सब की सब व्यवस्थाएं इसलिए कर रहे हैं कि एक सीट पर कांग्रेस को रोक दिया जाए। तो आज की मीटिंग कांग्रेस के हिसाब से अच्छी हुई है। उसमें जो संदेश दिया गया है वो सारे नेताओं को, सारे जनरल सेक्रेटरी थे उसमें, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक दल के नेता थे, कि भाई लड़ना तो पड़ेगा। कोई भी राज्य अगर यह समझे, कोई भी नेता अगर यह समझे कि बिना लड़े अब उसको कुछ मिल जाएगा, तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। राहुल ने इसीलिए राज्यसभा का उदाहरण दिया, मीनाक्षी नटराजन का उदाहरण दिया कि इस स्तर पर जाकर भी आपको तैयारी पूरी करना पड़ेगी। डमी कैंडिडेट की बात भी आई। ये सवाल पूछा गया कि वहां डमी कैंडिडेट क्यों नहीं था भाई? इतनी छोटी छोटी आप गलतियां करेंगे या होशियार नहीं रहेंगे तो उससे नुकसान होगा। हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से होशियार रहने की जरूरत है। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, होशियार रहने की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी की गलती क्या थी, इसको लेकर भी लोग चर्चा तो कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का ज़िक्र आ रहा है। आज की बैठक में जो कुछ हुआ, इसके आगे की कहानी, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर अभी शकील जी पूरी बात, पूरा ब्यौरा दे रहे थे। ज़रा जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और आगे की कांग्रेस की रणनीति को? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मैं ये समझता हूँ, खैर मेरे को लगता है कि जो निर्णय हुआ होगा, और ये कहा भी गया, वेणुगोपाल जी ने कहा भी कि सारी रणनीति तो नहीं बताएंगे जो अंदर डिस्कस हुई, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी सामान्य है कि साहब ब्लॉक लेवल तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी हैं आज के तारीख में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का है, उनको इस योग्य नहीं समझा गया है या छोड़ा गया है कि वो लड़ाई लड़ सकें। वो बेचारे अपने बलबूते पे फर्जी केसेस झेलने के बावजूद लड़ रहे हैं। देखिए ये अब बॉटम अप लड़ाई नहीं होगी, ये टॉप डाउन लड़ाई होगी, और मेरे ख्याल से शायद उसके बारे में निर्णय हुआ होगा। भाई हम तो ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी अपना लाइमलाइट को लिए जा रही है। अब उन्होंने पुणे में किया, हर हफ्ते अपना एक आंदोलन करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाएगा, भारत का मीडिया भी उसको उठाएगा, सोशल मीडिया भी उठाएगा। देखिए मुद्दे को ऊपर से लाने के लिए, और जो मुझे लगता है कि जो ये संदेश दिया गया है कि अब राहुल जी भी मैदान में उतरेंगे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी उतरेंगे, तो भैया आप कम से कम जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहीं पे एक विराट जनसभा बुला लीजिए। और जो अब तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, वो भी वहां पहुंचे अपने समर्थक, वहां तो आपको सुरक्षा मिलेगी ना, वहां तो फर्जी केसेस आपके खिलाफ नहीं होंगे, वहां तो लाठीचार्ज नहीं होगा। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो समाज चाहता है, देखिए समाज तो हर वर्ग आज के तारीख में पीड़ित है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, ओला उबर वाले हों, ठेले वाले हों, हर आदमी पीड़ित है। लेकिन आह्वान उनका भी करना होगा, छात्रों का भी आह्वान करना होगा। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस वाले अगर लाठी झेल रहे हैं, कैनन को झेल रहे हैं, तो अगर एक जगह पे आप एक ऐसा विराट सम्मेलन बुलाते हैं और वहां पे सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के यूथ कांग्रेस एनएसयूआई वाले लाठी और वाटर कैनन को झेलने के बजाय वहां पे इकट्ठे होते हैं, लाखों की भीड़ होती है, इंटरनेशनल प्रेस भी मजबूर हो जाएगा इस चीज को कवर करने के लिए, सारा लोग ध्यान रखने लगेंगे कि आज के तारीख में लड़ाई आपके बीच में है। और देखिए जहां तक वेस्ट बंगाल का प्रश्न है राजीव जी, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मुझे लगता है जो धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि एक जो मंडल है, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और जो बाकी लोगों के हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, अभी जो ऐसे टीएमसी के सांसद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से मिलन चाहते हैं, वो केवल 8 हैं। देखिए राज्यसभा मेंबर्स का डेली त्यागपत्र होने का मतलब, चाहे वो सुष्मिता सेन हो, उसका मतलब ये है कि राज्यसभा से लोग त्यागपत्र देके, क्योंकि एमएलए आज के तारीख में वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी के पास हैं, वो अपने राज्यसभा में लोगों को चयनित करा सके। लेकिन राज्यसभा के मेंबर से रिजाइन क्यों करा रहे हैं, लोकसभा के मेंबर्स की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? अभी देखिए आपने शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और मेरे को ऐसा लगता है, देखिए मेरा ये हंच है, सायोनी घोष एक ब्लैक हॉर्स की तरह चल रही हैं, और मेरे ख्याल से जो पत्ते खोलेंगी वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग होगा, मुझे ऐसा लगता है। जबकि सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सायोनी घोष ने धोखा दे दिया है और
दिल्ली एयरपोर्ट में आई तो वो छिपा के गई, मुझे ऐसा लगता है। ये मुझे लगता है गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक प्रकार का जो होता है ना खेला होबे, जो बंगाल की बात थी, वो खेला खेला गया है। 19 न होने की वजह से एक साइकोलॉजिकल वॉर चलाई गई। 22 हमारे पास आ गए, 21 हमारे पास आ गए, 20 हमारे पास आ गए। अब 3 लोगों के नाम जो 19 में दिखाए गए हैं, उन्होंने तो खुद ही आके पीटीआई के सामने स्टेटमेंट दे दिया, उसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उनका प्लान फेल हो गया है। प्लान फेल होने में, क्योंकि देखिए कीर्ति आजाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा सायोनी घोष आज के तारीख में एक युवा उभरती हुई ऐसी नेत्री हैं जो इतनी बड़ी मूर्खता करेंगी कि जहां पे एक पूरा हिंदुस्तान का युवा उन्हें आदर्श मानने लगा था, अपने पूरे भविष्य की राजनीति को खत्म करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएंगी। तो मुझे भी इस बात की बहुत संभावना कम लगती है। मुझे लगता है ये प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए राज्यसभा के मेंबर से रिजाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर आज की मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि अगले 10 दिन के अंदर एक बहुत विराट सम्मेलन बुलाया जाए, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, और जितने लोग आज कह रहे हैं कि वो इस चीज से परेशान हैं। अब देखिए अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने नीचता की और निकृष्टता की हद देख लीजिए आप राजीव जी। हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर बेटियों को साझा माना जाता है। ये नहीं माना जाता मेरी बेटी आपकी बेटी है, माना जाता है इस समाज की बेटियां हैं। उनकी बेटी के बारे में जितना अनर्गल आरोप और जिस प्रकार का दुष्प्रचार बीजेपी आईटी सेल ने या 3 लोगों ने किया है, इन्हें चिन्हित करके इनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। किसी की बेटी के बारे में, किसी भी कन्या के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये जो है इतना ज्यादा धिक्कार नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वहां की सरकार गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दे दिया है बिजली संकट पे। इसका मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है। और मुझे लगता है कि जो भी लड़ाई होगी ये टॉप डाउन होनी चाहिए, सारे बड़े बड़े नेताओं को आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सामने नहीं आएंगे, अपने छोटे कार्यकर्ताओं से सोचें कि वो वाटर कैनन को झेलें, लाठी को झेलें, फर्जी मुकदमे को झेलें। आपके वट वृक्ष के नीचे तो सब इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद सामने आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पद यात्रा के बजाय अब आपको जनता के बीच में उतरना पड़ेगा और उन लोगों का आह्वान करना पड़ेगा जो आज के तारीख में पीड़ित हैं। सबका आह्वान करना पड़ेगा, जो भी पीड़ित है हमारे साथ आ जाओ, जो पीड़ित नहीं है वो हमारे साथ मत आओ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो पीड़ित नहीं है उसके साथ मत आओ, और जो पीड़ित हैं वो तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस पे फोकस तो है, लेकिन विपक्ष ओवरऑल, जिसके बारे में आप कह भी रहे हैं, जरा प्रशांत जी आप कैसे देखते हैं इसको, इस पूरे घटनाक्रम, उसके बाद की रणनीतियां, और खासकर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष? प्रशांत जी की आवाज मीनाक्षी नहीं आ रही। नटराजन के साथ नहीं हुआ है, वो भारत जी, आ के रही है। संविधान के साथ हुआ है और भारत के लोकतंत्र के साथ हुआ है और हम सब के साथ हुआ है। मैं इस पे अपनी बात रखूंगा, लेकिन पहले जो ये अफरा तफरी जो पूरे देश में मची हुई है, कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, फिर उसके बाद हम तृणमूल कांग्रेस का देख रहे हैं हाल। ये जो अफरा तफरी है ये क्यों है? दरअसल वही राहुल गांधी का वीडियो आप ध्यान कीजिए जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे। मोदी जी के पास वक्त कम है, समय बड़ी तेजी से चल रहा है, बहुत सारे दबाव हैं, आर्थिक दबाव हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के दबाव हैं, घरेलू दबाव हैं, आरएसएस के दबाव हैं, कॉरपोरेट के दबाव हैं, इनकी अपनी पार्टी के दबाव हैं। वक्त उनके पास कम है और वो वक्त के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह वो संख्या पर पूरी कर ले संविधान संशोधन की, और वो अगर संख्या नहीं पूरी कर पाएंगे तो बहुत तेजी से उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ, मेरे भी सोर्सेज अपने हैं कि उल्टी गिनती उनकी चल गई है। और राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं 5 साल पूरे 2029 की बात ना राहुल गांधी कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनके पास वक्त बड़ा कम है, विंटर सेशन तक का वक्त है, इसलिए बहुत सारे घोड़े खोल दिए गए हैं। लेकिन उसके अंदर की प्रतिक्रियाएं भी बहुत हो रही हैं, और इसको हम लोग आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। कांग्रेस पार्टी को जो एजुकेशनल प्रोग्राम है
वो उसी हिसाब से चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कांग्रेस की पार्टी के अंदर, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी हैं, उनके पास भी सूचनाएं होंगी कि चल क्या रहा है अंदर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट के लेवल पे क्या चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी के अंदर क्या लॉबीज चल रही हैं, उनको मालूम होगा, मुझसे ज़्यादा मालूम होगा। तो उस हिसाब से उनको प्रोग्राम करना चाहिए। ये सिंबॉलिक एजिटेशन की ना ये सरकार है ना ये वक्त है। एक सिंबॉलिक एजिटेशन हमने देख लिया, ये जेनजी का स्टूडेंट्स का जंतर मंतर पे। उस दिन राजीव जी सरकार के ऊपर वाकई दबाव था, माहौल बना हुआ था, सीबीएसई का, नीट का, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के भी चल रहे थे एजुकेशनल प्रोग्राम, सरकार पे दबाव बना हुआ था। उस दिन अगर ये धरना छोड़ के नहीं उठते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। अब पुणे, लखनऊ, बाराबंकी, पटना में आप धरने प्रदर्शन करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनसे नहीं ले सकते, ये अलग तरीके के लोग हैं। आप देखिए ना मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या किया, दिन दहाड़े संविधान की लूट हो गई। कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि मीनाक्षी नटराजन का केस लीगली ओपन एंड शट केस है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तेलंगाना वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस मीनाक्षी नटराजन कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है कोर्ट का। उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया, बीजेपी के चिट्ठी में उनको एक्यूज कर दिया गया और ये रिटर्निंग ऑफिसर ने मान लिया। और क्योंकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई तो आनन फानन में आज ही उन्होंने कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की अर्जेंसी नहीं मालूम थी? क्या ये जज साहब जो इतना लंबी प्रैक्टिस और संविधान की व्याख्या करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्या उनको नहीं मालूम था? क्या वो ये नहीं जानते थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? अगर न्याय में देर होगी तो न्याय होता ही नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का चौकीदार है और अगर दिन दहाड़े संवैधानिक अधिकारों की लूट हो जाए तो यह चौकीदार सो रहा है या मिला हुआ है? ये बड़े शर्म की बात है। अब देखना होगा कि आपका काम बैडमिंटन खेलना नहीं है भाई, आपका काम इंसाफ देना है। आप गलत वो फील्ड में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपके पास एक केस आया था और आपको मालूम था उसकी अर्जेंसी क्या है। कल सुनवाई आप करेंगे, कल सुनवाई करके आप सेमिनार करेंगे उसमें 6 महीने, कल फैसला कर दे कोई। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपार शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट आज के फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को निरस्त कर सकता है। वो मीनाक्षी नटराजन को दोबारा एमपी बना सकता है, वोटिंग करवा सकता है 18 तारीख को, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओपन एंड शट केस है, बहुत दिमाग भी नहीं लगाना उसमें। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होगी अगर सुप्रीम कोर्ट कर देगा, क्योंकि अभी बैडमिंटन खेल कर आए हैं लंदन से तो थके हुए भी होंगे। तो ये स्थितियाँ बहुत जो है नाजुक है। और तो कुल मिला के मतलब मेरा कहने का और मतलब यही है कि मोदी जी के पास समय कम है और कांग्रेस को उस हिसाब से अपना एजुकेशन प्रोग्राम ट्यून करना चाहिए। और एक आखिरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा कि जब ये भगोड़े जितने टीएमसी के दिखाई दे रहे हैं उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की भी चर्चा हो रही थी। आज शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू दिया उन्होंने एक मीडिया को और कहा कि जब मैं पटना साहिब से हारा या हराया गया उस वक़्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ममता बनर्जी खड़ी हुई। वो मेरे बुरे वक्त में खड़ी हुई, मैं उनके बुरे वक्त में खड़ा हूँ, मैं उनको साथ छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आया हूँ उस पार्टी में रहूँगा। ये बड़ी बात है। पहली बात कि सिद्धांत वाली राजनीति जिसका जो दफन हो चुकी है उसको रिवाइव किया शत्रुघ्न सिन्हा ने। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा क्योंकि प्रसिद्ध आदमी हैं, सीनियर मेंबर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े एक्टर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी पब्लिक फिगर है।
उनकी उनकी बात दूर तक जाती है। मुझको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के आज के इस इंटरव्यू के बाद और मीडिया में आने के बाद ये जो भगोड़े एमपी हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो सोचेंगे, उनके ऊपर दबाव कम पड़ना शुरू होगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत टाइमली इंटरवेंशन आया है और इसका स्वागत होना चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ चल रही हैं लगातार। एक तरफ पैरेलली प्रेम कुमार जी, पैरेलली हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ टीएमसी के अंदर जो चल रहा है वो, और दूसरी तरफ अब देखिए सामने क्या आ गया। राज्यसभा का चुनाव दर चुनाव, जो भी चुनाव विदाउट कंट्रोवर्सी चुनाव तो का रिजल्ट आ ही नहीं रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रेम कुमार जी, आखिर कैसे निपटेगा यहां से विपक्ष? मैं तो कई बार सोचता हूं, तो सोचता रह जाता हूं, दंग रहता हूं कि आखिर स्वामी जी फिर याद आने लगते हैं मुझे कि वो सही कहते हैं। तो यहां जरा आप ये बताइए प्रेम कुमार जी कि चुनाव दर चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, आपको याद है ना अनिल मसीह, याद होगा शायद अनिल मसीह आपको, अब तो काउंसलर बन गया वो, और उस समय वो चुनाव अधिकारी होता था। और किस ढंग से वो, ये कहिए कि फुटेज जो वीडियो कैमरा के कारण उसका फुटेज जो है वो आ गया, और चंडीगढ़ का वो जो चुनाव था उसका फैसला विपक्ष के पक्ष में गया। लेकिन यहाँ आज जो हुआ है मध्य प्रदेश में, आनंद फानन में आपने आज सर्टिफिकेट दे दिया। और सही कह रहे हैं शकील जी, और स्वामी जी भी कह रहे थे कि कल को हो सकता है, प्रशांत जी भी कह रहे हो सकता है कि कल को उसको ओथ भी दिला दिया जाए। तो चुनाव दर चुनाव चल क्या रहा है? जी जी, शुक्रिया राजीव जी। अब देखिए, मैं प्रशांत टंडन जी की बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट भी देख रहा था। दोनों कॉमन बातें हैं कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में नहीं पहुंचना, और इसके लिए कौन दोषी है। तो इसके लिए चुनाव आयोग, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कि जो चुनाव, हर हाल में चुनाव जीतने की नीति, रणनीति, कुरीति जो समझिए वो, और इसमें सुप्रीम कोर्ट, सब इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि समय रहते अगर आप हस्तक्षेप ही नहीं करते तो अब हैं किस लिए? चुनाव आयोग अगर समय रहते कुछ बोल ही नहीं रहा, जुबान ही नहीं है उसकी, न खारिज कर रहा न रिजेक्ट कर रहा है, तो कर क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट अगर समय रहते सुनवाई नहीं कर रहा है, तो फिर बाद में सुनवाई करके आप वही बात बोलेंगे जो उद्धव ठाकरे के लिए बोले थे कि आपने तो इस्तीफा दे दिया, आपकी सरकार हम कैसे बहाल करेंगे, लेकिन ये जो सरकार बनी है ये तो अवैध है। कितना विरोधाभास था उस फैसले में। अब इस मीनाक्षी नटराजन वाले केस में भी कल आज सर्टिफिकेट बांट दिए गए, तो अब आपको सर्टिफिकेट छीनना पड़ेगा। यानी ये एक नई बात होगी। हो सकता है वो भी केस करे कि हमसे सर्टिफिकेट क्यों छीना जाए। तो लिटिगेशन को आप एकदम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसको कि आप समय पर सुनवाई करके ऐसी स्थिति से बचा सकते थे और चुनाव के प्रति विश्वास, चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास को मजबूत कर सकते थे। क्योंकि एक राज्यसभा सीट हाथ से चली गई तो कांग्रेस मर थोड़े जाएगी, उसकी राजनीति खत्म थोड़े हो जाएगी। लेकिन एक सीट का तो ये सवाल ही नहीं है, ये तो है चुनाव प्रक्रिया में विश्वास का सवाल। कल को कोई कैसे राज्यसभा के लिए या किसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेगा? आप इस बात को मान लीजिए, हम ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये टारगेट रखेगी कि 5% सीट हमको पर्चा रद्द करा के जीतना है। आप समझ लीजिए, 5% सीट जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों को मैनेज करके जीतना है, कि वहां मेन ओपोनेंट को बाहर कर दो और बाकी जो ऐरा गैरा होगा उससे चुनाव जीती जाएंगे। तो ये एक अब नीति का हिस्सा हो जाएगा कि चुनाव आयोग का व्यवहार क्या हो। ये एक आने वाले समय में देखने वाली बात है, जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है, उसको मैं बता रहा हूं। दूसरी बात है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की बात अभी हो रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा फाइनली जरूर इस बात को लेकर आए कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे, लेकिन
आज उनका मन डोल रहा था, ये बात, इसमें कोई संशय नहीं है। उनका आप ट्वीट में, टाइमलाइन में जाके देख लीजिए। वो अचानक से नरेंद्र मोदी जी के 12 साल होने पे खुश होने लगे। इतने साल तक तो खुश नहीं थे भाई। जब ममता बनर्जी के साथ नहीं थे तो नित दिन मोदी के खिलाफ गान गाते थे, राष्ट्रीय गान गाते थे, और आज वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए, उनका ट्वीट में दिख रहा है। दरअसल बहुत सारे ऐसे, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, एक व्यक्ति का उदाहरण यहां भी नहीं देना चाहता, लेकिन उनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जैसे कल्याण बनर्जी का ही गुस्सा है, तो कल्याण बनर्जी उन लोगों में नहीं है जो जाकर के बीजेपी ने जो साजिश की, लोगों को तोड़ा, सांसदों को, विधायकों को, उसमें शामिल हुए। लेकिन जब पार्टी कमजोर होती है तो संगठन के भीतर जो एक विरोध की भी आवाज होती है, उसके भी उभरने का एक अवसर पैदा होता है। और हमने आज सौगत राय जी को भी सुना। सौगत राय कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से विलय हो जाना चाहिए तृणमूल कांग्रेस का, या फिर बहुत मजबूत गठबंधन होना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग डेवलप हुई है, ये थिंकिंग किस लिए डेवलप हुई है, इसको भी समझना जरूरी है। इस मौके पर मैं बहुत संक्षेप में ही बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया कि ममता बनर्जी की पार्टी और उनके नेताओं को जनता तो मारने के लिए उतावली है, अंडे फेंक रही है, मार रही है, पीट रही है। अब बताइए, जिस पार्टी को प्रदेश में 2,60,00,000 वोट मिले हैं, 41% वोट मिले हैं, उस पार्टी के प्रति जनता का यह रवैया तो हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ हो रहा था जनता के नाम पर, वो संगठित तरीके से बीजेपी, पुलिस, अर्धसैनिक बल, पूरा सिस्टम मिलकर तृणमूल कांग्रेस पर ये आपराधिक हमला कर रहा था, और इस आपराधिक हमले से डराया गया। ईडी, सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल हुआ इस दौर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। उनको बताया गया कि एक तरफ ये डर है और दूसरे तरफ एक सुखद भविष्य कि कुछ नहीं होगा, हमारे साथ आ जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, हमारे साथ नहीं भी आओगे तो अलग खेमा बना के रखो, बाद में हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये जो राजनीति पैदा हुई, तो इसी राजनीति के कारण आज ये स्थिति बनी कि ममता बनर्जी को सोचना पड़ा कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के रूप में हम बीजेपी की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमें कांग्रेस के साथ मिलकर और इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ये लड़ाई लड़नी होगी। और यहीं से वो विचार भी पैदा हुआ कि विलय हो जाना चाहिए। आज सुप्रिया सुले की भी मुंह से आवाज निकल रही है कि बहुत, संजय राउत का जो बयान है, बड़े भाई है, और बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इस पर बात होगी। यानी एनसीपी जैसी पार्टियां भी समझ रही हैं कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर के या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के या एक नई पार्टी या नया फोरम या नई राजनीति नहीं शुरू करते हैं, तो ये बीजेपी सबको लील जाएगी, डरा के, धमका के, संवैधानिक ये संगठनों का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, इवन चुनाव आयोग और न्यायालय तक का दुरुपयोग करके ये लील जाएगी। तो इसके लिए ये सारी चीजें कवायद दिख रही हैं। अब ऐसे में कल्याण बनर्जी को हम बिल्कुल गुनाहगार नहीं मानते, वो सांगठनिक रूप से एक आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन उन सौगत राय, ये लोग ये उस धारा के सोच के लोग हैं कि कम से कम पार्टी को समय रहते करेक्ट करें, तो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो, इस सोच के ये लोग हैं, ये बीजेपी वाले लोग नहीं हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। और एक बड़ी धारा, एक बड़ी सोच पैदा हुई है कि ये एक ऐसी राजनीति शुरू हो। तो ये जो राजनीति की जरूरत, गरज शुरू हुई है, क्षेत्रीय दलों में महसूस की जा रही है, उनके नेताओं में महसूस की जा रही है। इसी राजनीति को आप अभी राहुल गांधी के जिस ट्वीट की चर्चा हो रही है, ये इस राजनीति को उस ट्वीट में समझा जा सकता है। या अभी हमारे शकील अहमद साहब जो बता रहे थे, शकील खान साहब, वो पार्टी की बैठक में क्या हुआ, क्षमा कीजिए मैं दूसरी बार भी गलती बोला, जी शकील अख्तर जी, तो वो जो बता रहे थे तो बहुत सटीक बात बता रहे थे कांग्रेस के भीतर की खबर कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस कहां ले जाना चाह रही, अपनी पार्टी को आंदोलन बनाना चाह रही।
अब पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा है, पार्टी को ही आंदोलन में तब्दील किया जा रहा है एक बिल्कुल नए तरीके के साथ। तो इस पृष्ठभूमि में ये इसको कहते हैं आर पार की लड़ाई, और ये 5 सालाना फार्मूला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी, तो 1 साल के भीतर चुनाव की तैयारी है ये, और इसी चुनाव की तैयारी सब जगह दिख रही है, चाहे विलय की बात हो, चाहे नेताओं पार्टी को बचाने की बात हो, चाहे इंडिया गठबंधन को बचाने की बात हो, चाहे आंदोलन को मजबूत करने की बात हो, ये सारी चीजें 1 साल के भीतर के कार्यक्रम हैं। जी जी जी, मतलब आप एक अच्छी बात दूसरी तरफ से आप बता रहे हैं कि जो विपक्ष है वो भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, आप ये बता रहे हैं, है ना बिल्कुल प्रेम कुमार बिल्कुल, जी? हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। आना जी, अब आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, विपक्ष की चुनाव की तैयारियां। चलिए चुनाव है 6 महीने बाद, क्योंकि अगले साल देखिए कितने चुनाव हैं। अगले साल 5 राज्यों के चुनाव पहले हाफ में, 2 राज्यों के चुनाव सेकेंड हाफ में। 5 राज्य पहले हाफ में जो है वो बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, ये फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जो है वो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो 5 2 7 राज्य के चुनाव हो गए। एक राष्ट्रपति का चुनाव भी है इन दोनों चुनावों के बीच। पहला चुनाव होगा, फिर जून जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और उसके बाद फिर 2 राज्यों के चुनाव होंगे। तो 7 तो वो हैं। अब जो ये है उसमें भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव जल्दी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से फुल फ्लेजेड जनगणना की शुरुआत होगी। स्टाफ उधर लगेंगे, जो चुनाव के अधिकारी होते हैं वही उधर चुनाव जनगणना में भी जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ हौज पौज वाली हालत होगी, उतने स्टाफ मिलेंगे नहीं, तो जनगणना भी करवाना है, तो इसलिए पहले चुनाव हो सकता है। एक तो ये कहे जा रहे हैं। दूसरी बात है, इसमें अगर इसको जोड़ दिया जाता है केंद्र का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव भी इसमें, तब तो एक परिस्थितियां जो हैं वो विपक्ष के पक्ष में आज की तारीख में दिखाई नहीं देती हैं अमलेंदु जी। लेकिन विपक्ष कितनी तैयारी कर रहा है, कितना तैयार है विपक्ष, इस पे तो समीक्षा होनी चाहिए, और आज की बैठक के बाद और भी ज्यादा। और इन सब के बीच आखिर जब इतनी जल्दी चुनाव ही करवाना है, तो टीएमसी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको तोड़कर क्या मतलब है, तोड़ने की जरूरत क्या है अमलेंदु जी? राजीव जी, देखिए, चुनाव अभी मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अभी चुनाव हो, परिस्थितियां तैयार होंगी कि चुनाव होंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी जो 1 साल में चुनाव करा देंगे, उन्होंने कहा कि परिस्थितियां इस तरीके की तैयार होंगी कि या तो ये सरकार जाएगी या ये इमरजेंसी लगाएगी। ये है। दूसरा, उनको पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो अभी तो फर्जी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पंडित नेहरू का तो लंबा रिकॉर्ड है, तो वो दिन भी पूरे गिनने हैं अभी। अब पता नहीं राजीव जी वो दिन पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक 13 का आंकड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अटल जी की पहले 13 दिन की सरकार थी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, हालांकि फिर वो एक उनका टर्म और मिल गया था। तो अब मोदी जी के 13 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या 13 साल ही चलेंगी मोदी जी की सरकार? अब ये भी बातें चलना शुरू हो गई हैं। अगर मोदी जी जो है वो 18 का गुणा बताने लगते हैं, साहब 18 का ये साल है और क्या क्या सब बताने लगते हैं, तो ऐसे भी बातें होने लगती हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी कि सरकार तो नहीं चाहती है, लेकिन सरकार जो है वो ये चाहती है कि राज्यों में किसी भी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा लिया जाए, और उसके बाद फिर जो है वो राज्यसभा जो है उसमें पूरा कर लिया जाए। तो ये अपने दम पे ही किया है, ताकि जब जब चुनाव हो और ऐसी कुछ परिस्थितियां बने, तो उस समय फिर बीजेपी के पास राज्यों में राज्यों की पुलिस भी हो, केंद्र में चुनाव आयोग रहे। तो यानी कि वो 400 पार का जो नारा दिया गया था, तो वो 400 पार की तरफ जो आप इस तरीके से बढ़े पुलिस और चुनाव आयोग की मदद से, तो ये एक तरीके से राजीव जी हो सकता है कि इसके पीछे की रणनीति हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी क्या कुछ रणनीति तैयार होती हो, राहुल गांधी को पता नहीं चलता हो, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सिस्टम से ही उनके पास सूचनाएं आ रही हैं। तो अगर सिस्टम से ही जी सारी सूचनाएं आ रही हैं, तो मोदी जी क्या भी कोई भेदिया है जो बाहर जाकर खबरें दे रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? अब ये मोदी जी देखें, उन्हें क्या कौन भेदिया है जो राहुल गांधी को जाकर अपनी सूचना आपकी सूचनाएं सब दे रहा है? तो राहुल गांधी इसका मतलब उसी की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो राजीव जी बैठक है, और अचानक बैठक बुलाई गई है, और उसमें अंदर बहुत सी बातें हुई होंगी राजीव जी। बाहर आकर जो सूचना दी गई है, वो बाहर आकर सूचना उतनी दी गई है जितना जनता को काम की लगे। मुझे ऐसा लगता है अंदर बातें और भी हुई होंगी जो जनता को नहीं बताई जा सकती। जाहिर सी बात है कि अंदर अगर कोई रणनीति तैयार हुई है, तो रणनीति बाहर बताने के लिए तो होती नहीं है।
रणनीति तो अंदर तैयार होती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो रणनीति अंदर तैयार हुई होगी और रणनीति जो है वो ऐसी तैयार हुई होगी कि बाहर किसी को मालूम नहीं पड़े और हम अपना काम भी शुरू कर दें। तो लगता तो राजीव जी यही है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये भी हो सकता है कि आंदोलन के जरिए इस तरीके की परिस्थितियां बनाई जाए, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो इस तरीके से आंदोलन भी खड़ा हो कि सरकार गिरने की नौबत आ जाए। हालांकि मोदी जी कम चतुर नहीं है, वो बीच बीच में कहीं कहीं से कॉकरोच वॉकरोच पकड़ के ले आते हैं ताकि जो है सरकार का भी काम होता रहे और जो गुस्सा होता हो उसमें पिन चुको ही जा सके। तो वो पिन भी एक बार चुभ चुके हैं। जो गुस्सा एकदम से उभर रहा था तो उसमें एक पिन जो थी वो चुभ दी गई कॉकरोचों के जरिए। अब वो कॉकरोच क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो खत्म हुआ, लेकिन वो जो एक गुस्सा था उसमें पिन जो थी वो चुभोने में सरकार कामयाब रही। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से राजीव जी अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। अब जो विपक्ष की जो खासतौर से कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां राजीव जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संकट उनके सामने है, चूंकि ये पार्टियां जो है कांग्रेस जरूर है लेकिन अभी भी ये बातें जो करती हैं वो बातें तो यही करती हैं कि भाई नेहरू गांधी को मानते हैं, कांग्रेस का नाम भी साथ में लगा रहता है एक के साथ। तो जो है तो ये कांग्रेस का जो कई एक के साथ नाम लगा हुआ है, नेहरू गांधी को आप मानते भी हैं, कांग्रेस की नीतियों पर चलते भी हैं, लेकिन है ये सब एक तरह से कहा जाए जो मोदी जी कहते हैं परिवारवादी पार्टियां, परिवार पे टिकी हुई हैं। तो इनके सामने संकट बहुत ज्यादा है। अब जो तृणमूल कांग्रेस के सामने जो संकट आ रहा है इस समय दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी उस परिवार की भूमिका है। मतलब जो अब हालांकि जो है ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई पहले आपने शिवसेना को तोड़ा तो आपके निशाने पर आदित्य ठाकरे को लिया और अब जो है आप तोड़ रहे हैं जब टीएमसी को तो आप निशाने पे अभिषेक बनर्जी को ले रहे हैं। यानी आप एक पंचिंग बैग पहले से तैयार करते हैं कि निशाना किसको बनाया जाएगा, तो आप निशाना बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी को ला रहे हैं। अगर अभिषेक बनर्जी से इतनी ज्यादा दिक्कत थी लोगों को तो राजीव जी विधानसभा चुनाव से पहले दिक्कत क्यों नहीं सामने आई? अगर ये विधानसभा चुनाव से पहले इन सांसदों को दिक्कत आती तो क्या टीएमसी चुनाव लड़ने के लायक रह जाती पश्चिम बंगाल में? ये भी सवाल है। जी जब केंद्र की एजेंसियां लगातार जुटी हुई थी, आप केंद्र की पुलिस भी वहां भेज रहे थे, तो आज जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये सब तो खुलकर उस समय केंद्र की सरकार के खिलाफ भी बोल रहे थे और जो केंद्रीय एजेंसियां थी तो आज ही सब बातें निकलेंगी। तो इसका मतलब राजीव जी तैयारियां जो हैं वो कई तरीके की हैं और मुझको ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ियां जो जो की जा रही हैं सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, ये इसीलिए की जा रही है कि लोगों का ध्यान भटका रहे और वो अपना काम किसी भी तरीके से आगे करते रहें। कुल मिला के राजीव जी लगता यही है कि इनका पूरा का पूरा लक्ष्य जो है वो ये है कि राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सरकारें अपने कब्जे में कर ली जाए और उसके बाद फिर राज्यसभा में अपना किया जाए, ठीक ठाक बहुमत कर लिया जाए। लोकसभा में उनका बहुमत का भी लक्ष्य है कि उसको पाना है जिस भी तरीके से है। अब चूंकि ये दिख भी रहा है कि टीएमसी के साथ 20 सांसदों की बात चल रही थी, 20 के तो नाम है ही नहीं उसमें। शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ चुका, भले मोदी जी को बधाई दे रहे हो, डामाडोल हो रहे हो, लेकिन आ चुका उनका बयान। इसी तरीके से वो प्रतिमा मंडल है उनका आ चुका, वो कहने की जब मैं 4 जून के बाद दिल्ली गई ही नहीं हूँ तो मेरे दस्तखत कर किसने दिए वही वहां, और वो पत्र आप अब तक सामने क्यों नहीं लेकर आए किस किस के दस्तखत हैं। तो राजीव जी कल हम लोगों ने भी ये सवाल उठाया था कि अगर आपके पास 20 लोगों के दस्तखत हैं तो आप उसे सामने क्यों नहीं रखते हैं। स्पीकर साहब जो वॉइस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं अगर उनके पास कोई पहुंच गया है पत्र। आपने डीएमके के पत्र पहुंचते ही कि हमको अलग जगह आवंटित की जाए, आपने तुरंत फैसला ले लिया जैसे आपको पत्र पहुंचा कि अलग बैठेंगे। तो ऐसा ही पत्र अगर टीएमसी की तरफ से पहुंचा है तो आपने उस पर क्यों तुरंत फैसला नहीं ले लिया अगर 20 लोगों के दस्तखत है? इसका मतलब वो 20 के दस्तखत नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है। तो राजीव जी ये एक जो है मुझे लगता है कि ये सांसदों से ज्यादा जहां वो विधायक हैं पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर एक ये दबाव बनाने की कोशिश है और खासतौर से जो विपक्ष की छोटी पार्टियां आप उनको कह सकते हैं उनके ऊपर एक दबाव बनाने की एक तरह की कोशिश है कि वो डरे। अब ये डर जो है वो बीजेपी के काम आएगा कि कांग्रेस से काम आएगा, क्योंकि अब जो तैयारियां कर रही है बीजेपी डर कायम करने की, उस डर से लाभ तो कांग्रेस को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल तक ममता बनर्जी मतलब इस चुनाव से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से संसद के अंदर जब प्रदर्शन हो रहे थे तो टीएमसी और सपा के सांसद अलग से अपनी संसद के अंदर निकालते थे और पूरा इंडिया गठबंधन अलग से निकालता था, फिर आकर इंडिया गठबंधन के उसमें शामिल हो जाते थे। तो नहीं, लेकिन वो जो डिफरेंसेस थे उनको इस सरकार ने अपने कर्मों से दूर कर दिया, खुद राजीव जी कहा जाए। अब जैसे सुप्रिया सुले की बात आ रही है, संजय राउत ने भी कहा, हालांकि मैं मानता हूं कि हम लोगों से ज्यादा समझदार पार्टियां हैं, वो अपना सोचेंगी भला कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये बात आई जब संजय राउत ने कहा कि जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं वो अब सोचें अपने बारे में और कांग्रेस के अंदर शामिल हो। तो मतलब ये मंथन चल रहा है, कांग्रेस किसको लेती है किसको नहीं लेती ये कांग्रेस का मसला है कि उसकी अपनी रणनीति क्या होगी। अब अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आ भी जाती है तो भले ही एक बोझ हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी से तो ज्यादा ही दमदार होंगे, ये भी है।
तो लेकिन उनके साथ वो क्या क्या चीजें बिल्कुल। लेके आएंगी, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इसको कांग्रेस को देखना होगा। मुझे याद है राजीव जी की, मैं सीताराम केसरी जो थे उन्होंने राबड़ी देवी की सरकार बचाई थी, और बाद में जो थे सीताराम केसरी के पास एक दिन मैं बैठा हुआ था, 1999 का चुनाव आ रहा था, और एक वो डॉक्टर सरफराज अहमद है जो अब झारखंड से पहुंच गए हैं राज्यसभा में, ये उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो चाहते थे कि वो 4 सीटें छोड़ी गई थी तो उनको भी टिकट मिल जाए। लालू प्रसाद यादव का सीताराम केसरी जी दिन भर बैठे हुए इंतजार करते रहे कि आ रहे हैं आ रहे हैं, सूचना आती रही कि शाम क्या आधे घंटे में आ रहे हैं, और मालूम पड़ा कि वो चले गए। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो कौन किसको क्या बचाता है वो सब अलग की चीजें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर किसी को लेगी भी तो बहुत सोच समझ कर कि इसके आगे परिणाम क्या हो सकते हैं, या इनको मदद की जाए, इनको जिंदा रहने के लिए मदद की जाए। ये भी कांग्रेस के अंदर एक बात सकती है कि भाई इन दलों का अगर ये चाहते हैं कि इनका अस्तित्व बना रहे तो बना रहे, हमको बीजेपी वाले काम नहीं करने हैं कि सबको जो छोटे दल उनको तोड़ो अपने अंदर संभालो। तो ये शायद कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन अगर इनकी मजबूरियां हैं और ये चाहते हैं कि उसी धारा के साथ रहें जिस धारा से लोग निकल कर आए हैं, तो इनके सामने भी विकल्प ये है कि कांग्रेस के साथ जाकर अब चाहे गठबंधन की बात हो या विलय की बात हो, जो भी इनको करना हो करो। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है राजीव जी कि आज की बैठक में जो चीजें सामने आई हैं वो जनता को बताने के लिए है कि हमारी बैठक हुई, अंदर कुछ ना कुछ रणनीति बहुत तगड़ी तैयार हुई है कि साल भर के अंदर ये परिस्थितियां पैदा हों और उसके लिए आंदोलन किया जाए कि अब चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, मोदी जी को इसके लिए मजबूर किया जाए। हो सकता है इसके पीछे कोई और रणनीति तैयार। जी जी, अंदर आखिर कौन सी तगड़ी रणनीति तैयार हुई? जरा शकील जी जल्दी से आपके पास, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। शकील जी, जरा ये समझना चाहता हूं, जो अंदेशा यहाँ, जो अनुमान यहाँ लगा रहे हैं अमलेंदु जी, कितना दम है? आप चूंकि वहां थे ऑलरेडी, आप अंदर खाने क्या चल रहा है उन चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, जरा बताइए। बैठकर ये रणनीति और कार्य योजना ये सब तैयार होगी, इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के सारी लार्जर इशू की बातें हुई हैं और ये कहा गया है कि ये तैयार की जाए, लेकिन वो इतने ज्यादा लोगों के बीच में वो तैयार होना संभव नहीं थी। अगर होती तो हम लोगों को उसी टाइम मालूम पड़ जाता, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे थे जो बाहर आके बात कर रहे थे या बाद में फोन पर बात करने के लिए अवेलेबल थे। वहां एक खास बात जरूर हुई है कि राहुल ने एक मैसेज बड़ा जबरदस्त दिया है, और वो मैसेज कांग्रेस की मजबूती के लिए है। राहुल ने ये बात कही कि आप लोग सब देख रहे हैं कि बाकी सारे दल टूट रहे हैं और कांग्रेस आज एकजुट है। इस एकजुटता को हमें बनाए रखना है और इसके लिए हमें लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा, ताकि जनता का भरोसा हम पर रहे, और हम जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता से जो हमें ताकत मिलेगी उससे हमारी हिम्मत जो है इसी तरह बढ़ती रहे। दूसरी एक बात और थोड़ा सा बताने के लिए जरूरी है कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश के ही निर्विरोध चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं, ये चुनाव कार्यक्रम था वाकई। इसको मध्य प्रदेश ने या मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने अचानक नहीं कर दिया है, ये कर्नाटक के भी 3 कर दिए हैं, तमिलनाडु के 6 थे या 7 थे शायद, उनमें कांग्रेस का भी था, वहां के भी कर दिए हैं। और दूसरे और जहां भी प्रदेश में जहां पे भी निर्विरोध हुए थे, जहां पे चुनाव की स्थितियां नहीं है, वह सब जगह वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली मध्य प्रदेश में ही उन्होंने कर दिया हो, ऐसा कर नहीं सकते थे वो। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग को जो करना चाहिए था वो कल चुनाव आयोग ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को जो आज करना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को आज ही अगर इस पर सुनवाई कर लेती वो और आज ही इस पर स्टे दे देती वो, तो आज जो है मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी 3 को विजय होने का सर्टिफिकेट जो है नहीं दे सकते थे। और एक खास बात यह कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि मोदी जी के नेहरू जी से आगे बढ़ने वाले जो फैब्रिकेटेड फर्जी आंकड़े हैं उनकी, वो बड़ी मजेदार चीज हो रही है। वो नेहरू के काम और नेहरू की बातें वो तो सब अलग है ही, मगर खुद जो मोदी जी बता रहे हैं कि 1952 से लेके और आज तक का अगर वो देखा जाए तो मैं उनसे आगे निकल गया। 1952 से पहले की 2 घटनाएं बहुत प्रमुख हैं। नेहरू जी उन दोनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक, रजवाड़ों का, राजाओं का भारत में विलय, 560 रियासतों का नेहरू ने और पटेल ने भारत में विलय किया था। नेहरू को तो यह नहीं मानते।
पटेल ने किया था, अब वो भी पटेल से ले लिया क्रेडिट इन्होंने, विलय हुआ नहीं था। आपको याद होगा कि राजे रजवाड़े और बहुत सारे लोग बीच बीच में आके कहते हैं कि अच्छा हमारी बात नहीं मान रहे, हम अपनी रियासत वापस ले लेंगे। क्या कर रहे हो आप? ये इतना बड़ा आपने एक संकट पैदा कर दिया ये कह के कि 1952 से पहले ये सब हुआ ही नहीं था। और इसके अलावा जो विभाजन का आरोप आप नेहरू पे लगाते हैं 52 से पहले, तो अब तो उनको मुक्त कर दीजिए इससे। हालांकि पटेल ने यह बात कही थी कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ऑन रिकॉर्ड है पटेल का यह बयान, नेहरू पे नहीं डाला पटेल ने, लेकिन ये सारे आरोप नेहरू पे लगाते हैं। तो ये दो बातें जो है इन्होंने भारी संकट में डाल दी हैं। कल को ये दोनों सवाल बहुत व्यापक स्तर पे उठने वाले हैं। या तो मोदी जी को एक नया कागज तैयार करना चाहिए कि ये जो भारत का विलय है ये 2014 के बाद हुआ, 52 के बाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनके लोग खुद कहते हैं कि भाई 2014 में हम आजाद हुए। मोदी जी खुद कह चुके हैं कि उससे पहले पैदा होना शर्म की बात थी। तो आप ये सब कर रहे हैं तो ये भी कर लीजिए कि भारत में जो 560 के करीब रियासतों का विलय हुआ था वो 2014 के बाद हुआ और मैंने करवाया। नहीं है कोई पटेल और नेहरू तो खैर कहीं है ही नहीं है। और जो विभाजन की बात पे विभाजन के आरोप लगाते हैं उनसे भी नेहरू को आप मुक्त कर दीजिए। मोदी जी जो है इन तरह की चीजों में बहुत बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं, नकली रिकॉर्ड बनाने के चक्करों में। आदमी के काम का रिकॉर्ड होता है, दफ्तर में कौन बाबू किस दिन ज्वाइन किया था और किस दिन रिटायर हो गया बाबूजी याद रखते हैं, अफसर कभी याद नहीं रखता मैंने कितने दिन नौकरी करी थी। मोदी जी इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें कांग्रेस की मीटिंग में इन पे भी चर्चाएं हुई हैं और इसीलिए राहुल ने ये बात कही है कि आपको तैयार रहना होगा, आपको लड़ना होगा। और जो ये कार्य योजना है या किस तरह से आंदोलन में जाएंगे, लंबा आंदोलन चलेगा, ये छोटा ग्रुप बना के उसमें चर्चा करके उसमें सारी चीजें डिसाइड करके बहुत जल्दी कांग्रेस के लोगों के सामने लाया जाएगा और कांग्रेस के लोग उसे फिर जो है देश भर में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो सबसे बड़ी है और खास बात है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, चुनाव में उनका सहयोग लिया जाएगा, कांग्रेस खुले तौर पे उसके लिए तैयार है, साथ है। लेकिन कांग्रेस सारी लड़ाई जो है आंदोलन की वो अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस बात को समझ गई है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो ये क्षेत्रीय दल उसके पास आएंगे, सहयोग करेंगे और गठबंधन भी करेंगे। ये बार बार ऐसा होता है, ये चुनाव आते हैं, कांग्रेस कोशिश करती है, बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ और भी कई राज्यों में हुआ। अभी सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो किसी ऐसी स्थिति में जाना नहीं चाहती जहां उससे कोई कहा जाए कि आप इतनी सीटें मांग रहे थे, इतनी तो आपकी औकात नहीं है, जो बार बार याद दिलाया जाता है, बार बार कहा जाता है। वो कांग्रेस ही थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। देखिए मुलायम सिंह यादव लेफ्ट का साथ लेके चुनाव लड़ते थे, लेफ्ट का कोई बहुत व्यापक आधार नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक धमक होती है, एक असर होता है। बहुत सारे वोटों की हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कुछ समुदायों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता, लेकिन वो कांग्रेस को मिल जाता है। हम बता भी सकते हैं, दलित का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाता, दलित का वोट बीजेपी को चला जाता है, कांग्रेस को चला जाता है। ब्राह्मण का वोट उत्तर प्रदेश में या दूसरी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, खैर चलिए आगे हम बात को नहीं लंबा करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नहीं जाता, वो कांग्रेस को चला जाता है, कांग्रेस को मिल जाता है। तो ये सब चीजें समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह समझना चाहिए और जानती भी है। और ओबीसी में बहुत सारे समुदाय हैं, बीजेपी ने उनको मैनिपुलेट किया है। वो समुदाय सपा के साथ कितना जाते हैं नहीं जाते ये अखिलेश यादव को मालूम है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ मुड़ जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव में इसीलिए बड़ी ताकत बन के उभरी थी सपा, और विधानसभा में अगर अच्छी तरह लड़ना है तो कांग्रेस का पूरा साथ लेना पड़ेगा और अभी से ये कोशिश करना पड़ेगी कि कांग्रेस को साथ लेके वो लड़ाई लड़े तो अखिलेश यादव सफल हो सकते हैं। आप देख लीजिए बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। अभी स्वामी जी ने बताया कि किस तरह से माहौल वहां गंदा किया जा रहा है, और उससे कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी ने टोटी चोर कहा था। किस स्तर पे ले आए, लड़की टोटी चोर,
अखिलेश को बहुत मजबूत होने की जरूरत है। अखिलेश ममता जी से मिलते हैं, अखिलेश केजरीवाल से मिलते हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बनाते हैं, सब अच्छी बात है, सबसे सब मिलिए, लेकिन आपकी मदद अगर वहां कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, और राहुल गांधी की मदद से आप एक तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, आप अभी सुन रहे थे तमाम हमारे साथियों का के जो विश्लेषण है वो सुन रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि ये चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? देखिए स्वामी राजीव जी। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव की तैयारियां अगर कांग्रेस कर रही है, और देखिए मैं तो ये देखता हूं कि चाहे हमारे यहाँ रामायण काल हो या महाभारत काल हो, हमेशा हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास संख्या बल ज्यादा हो। पांडव तो 5 थे, कौरव तो 100 थे। राम जी के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, वानरों की सेना लेके गए थे। रावण के बाद बहुत बड़ी सेना थी। जीत किसकी हुई थी? जिसके बाद धर्म था। हार किसकी हुई थी? जिसके साथ अधर्म था। यही भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया था। देखिए वास्तविकता यह है, पहले भी मैं कह चुका हूं और आज फिर निवेदन करता हूं, किसी को यह गलतफहमी ना रहे कि 2024 का चुनाव विपक्ष ने अपने बल पे जीता। 2024 का चुनाव जो भी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिली या हरियाणा में मिली या राजस्थान में मिली, ये यहां की जनता ने इनको जिताया था। कांग्रेस के लोग जहां तक नहीं भी पहुंचे थे, जनता ने खुद जाके इनको वोट दिया था। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 से लेकर 2026 तक 2 साल के अंदर आज मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, जिनको वादा किया गया था दिल्ली सरकार द्वारा कि आपको जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, और जिस प्रकार से पीतमपुरा के अंदर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी कॉलोनी जहां 15-15, 20-20 हजार लोग रहते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से बिल्कुल अब बंगाल के अंदर शुरू हो गया है। आपको पता होगा बंगाल के अंदर जो जेसीबी है वो गरीब लोगों के हॉकर्स की चीजें तोड़ रही, गरीबों को तोड़ रही है, अमीरों को नहीं परेशान कर रही है, इसलिए कि वो जमीन खाली करा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना है। देखिए मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है, ये लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन 2029 में होता है तो भी मुश्किल नहीं है, दो अब से प्रीपोन कर देते हैं तो भी मुश्किल नहीं। केवल मुश्किल इस बात की है, जो जनता आज के तारीख में पीड़ित है उसका आह्वान करना। जैसे हनुमान जी को बताया था जामवंत ने कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम उड़ के लंका तक जा सकते हो, तो वो शक्ति का ये वो होना चाहिए कि जनता जो है आज के तारीख में 70% जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और जिस प्रकार के मैनिपुलेशन हो रहे हैं उसके खिलाफ है। केवल उसकी शक्ति का आगाज उसको कराना है, और उसके लिए आवश्यक है मीटिंग से। और मेरे को पूरा विश्वास है, मैं इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कर रहा हूं कि आज जो मीटिंग हुई थी, इतनी अर्जेंसी मीटिंग इसलिए नहीं की होगी कि हमें संगठन को मजबूत करना है, हमें ब्लॉक लेवल पे आंदोलन करना है, मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। जो वेणुगोपाल जी ने कहा भी कि अभी हम पूरी रणनीति नहीं बताएंगे, मुझे लगता है आपको 1 महीने के अंदर एक ऐसे बड़े आंदोलन जिसमें जन सहयोग को सॉलिसिट किया जाएगा और सबसे आह्वान किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के तारीख में जो पीड़ितों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी, शकील साहब कह भी रहे थे, देखिए मुझे सबसे बड़ी आशंका अगर किसी से है, ओवैसी साहब को छोड़ दीजिए, हुमायूं कबीर को छोड़ दीजिए, बहन मायावती को छोड़ दीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हो सकता है सच हो, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और भारतीय और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्योंकि मैं जंतर मंतर में देख के आया, मुझे पूरा महसूस हो गया, आम आदमी पार्टी खुद आंदोलन नहीं कर रही है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से आंदोलन करा रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वित्त पोषित। तो देखिए बात बिल्कुल सही है, सचेत रहने की आवश्यकता है, अखिलेश यादव को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आपकी मित्रता होगी, लेकिन मित्रता के आधार पे अगर देश की जनता के साथ कोई गलती होती है, उसका दोष आपको भी मिलेगा। उन लोगों को पहचानना होगा जो वास्तविकता में भारत माता के शुभचिंतक हैं, भारत माता के हित के लिए लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं। वरना आप उस ट्रैप में आ जाएंगे जिस ट्रैप में आपके घर बैठे हुए लोग आपको कांग्रेस से भिड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ तैयारियां जो हैं वो बोथ साइड जबरदस्त चल रही हैं? कि मतलब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दिली ख्वाहिश की बात नहीं है। मीनाक्षी नटराजन के मामले को प्रतिष्ठा की बात बनाना चाहिए कांग्रेस को।
और अगर सुप्रीम कोर्ट कल राहत नहीं देता है तो कहीं और से उनको लाया जाए। जैसे आप अभिषेक मनु सिंघवी को या पवन खेड़ा को या और लोगों को आप राज्यसभा में लेकर आते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज हैं। तो मीनाक्षी नटराजन को, क्योंकि अगर आप बीजेपी ने छल करके, कपट करके, चोरी करके वो सीट उनकी ली है, तो भले ही उनको केरल से लेकर आए लेकिन लाना चाहिए राज्यसभा में। पहली बात तो ये, लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद देखी जाएगी जो इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब का तो बाद में हिसाब किताब होगा। राहुल गांधी बार बार कहते ही हैं, लेकिन पहला तो मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में लाना चाहिए, चाहे भले ही किसी को इस्तीफा दिलवा के लाएं, आप लाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है हमको मालूम नहीं है। अभी कोई 20 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि पार्टी इनके पास नहीं है। पार्टी ममता बनर्जी के पास है, सिंबल ममता बनर्जी के पास है। पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ व्हिप ममता बनर्जी का अपॉइंट किया हुआ इंसान है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप देखिए कि ये जो भगोड़े लोग हैं, इनके पास कोई आशियाना नहीं है। भी इनके पास एक विकल्प है कि बीजेपी के साथ मिल जाए। उसके लिए भी उनके पास 18 लोग होने चाहिए, कम से कम 19 लोग होने चाहिए। उसमें भी सब लोग तैयार हों बीजेपी में जाने को। तो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे इनके बीजेपी के सामने ये है कि ये ले तो आ रहे हैं सबको, लेकिन उनको ठिकाने लगाने का जगह नहीं। इसीलिए आप देखिए कि लगभग 4-5 दिन हो गए समस्या को आए हुए, और काकोरी घोष ने चिट्ठी भी दे दी ओम बिरला को, अगर दी है तो अभी तक ओम बिरला जी ने फैसला नहीं किया है। उनकी तरफ से कोई फैसला आया नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि बंगाल में 41% वोट ममता बनर्जी को मिला। ये भगोड़े एमपी वोट शेयर अपने साथ लेके नहीं आ रहे। वो 41% SIR के बावजूद, बेईमानी घपले के बावजूद, बूथ नंबर 164 की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उसके बावजूद 41% वोट है वहां पे ममता बनर्जी का, और वो इम्पोर्टेंट है। अब ममता बनर्जी का अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी जब सोनिया गांधी से मिल रही थी, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका तरीका, उनका एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो गिल्ट में है, अपराध बोध है कि जो उन्होंने किया है। मैं यहाँ पे कई बार कह चुका हूँ कि मैं 2024 के चुनाव के पहले जब तृणमूल कांग्रेस के MP से मिलता था तो बहुत घमंड उनके अंदर होता था। तो वो घमंड अभी तो खत्म हो गया। अब वो और मोदी जी ने थोड़ा कांग्रेस की यहाँ मदद भी कर दी। मैं जिस तरह के चुनाव हुए धांधली वाले, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फर्ज कीजिए कि ममता बनर्जी जीत जाती, जो स्थिति थी पहले की, सरकार बन जाती, ये MP भी भगोड़े नहीं बनते, ये रहते ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में जहर कर देती। अखिलेश, NCP, तमाम सारे लोग इस बात में लग जाते कि साहब ममता बनर्जी को लीडर बनाओ इंडिया गठबंधन का, और फिर ममता बनर्जी के साथ बीजेपी वही करती जो आज कर रही है, तब एक क्रूशल मोमेंट में। तो एक तरीके से कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की मदद ही कर दी है मोदी जी ने, और इसका आगे की रणनीति में बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जो गोदी मीडिया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी तथाकथित लोग हैं तमाम सारे, वो सब भी यही कहते थे कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए ममता बनर्जी से, स्ट्रीट फाइट कैसे की जाती है, केवल ममता बनर्जी ही मोदी को हरा सकती हैं। ये सब विमर्श चल रहा था, वो विमर्श गायब हो गया जी। तो अब कांग्रेस ही इंजन है, वहाँ इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन खत्म हो गया।
और वो कन्फ्यूजन खत्म होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज अखिलेश यादव के बारे में अभी चर्चा हो रही थी। देखिए, हम सब जानते हैं, काफी लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो भी जानते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में खटपट है बीजेपी में, योगी जी में और मोदी और अमित शाह में है, फासले हैं, सामान्य शिष्टाचार वाले संबंध नहीं है, और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलता है। ये इन लोगों को, दिल्ली वालों को एक मजबूत विपक्ष वहां चाहिए योगी जी के लिए। जिस दिन इनमें सुलह हो गई, जिस दिन दिल्ली वालों को लखनऊ का हल नजर आ गया, सोल्यूशन मिल गया, उस दिन अखिलेश यादव अब ममता बनर्जी के बाद प्रायोरिटी नंबर 1 है इनकी। पूरा ज्ञानेश कुमार और ईडी, सीबीआई सब पूरी टीम वहां लग जाएगी गोदी मीडिया के साथ। तो बहुत फूक फूक का कदम रखना है, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स को भी बहक नहीं जाना है, और ये जो गैर कांग्रेसवाद का एक वो पहाड़ा है उसको रटना छोड़ देना चाहिए। और हकीकत ये है कि अभी कांग्रेस के साथ मिल के आप लड़ें इतना आसान नहीं है। हम देख रहे हैं मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ। तो अगला निशाना लखनऊ ही है इनका। जिस दिन सोल्यूशन आ गया लखनऊ दिल्ली के डिफरेंसेस का। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, अगला निशाना लखनऊ है। चलिए, चुनाव का वक्त आएगा और निशाने पे लखनऊ तो होगा, लेकिन अभी जो तैयारियां चल रही हैं और इसमें खासकर क्या मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है अब, और अगर एक्सपोज हो रही है तो इसका कितना बेनिफिट विपक्ष को मिलेगा, या वोट चोरी अगर हो रही है, चुनाव चोरी, सीट चोरी जो राहुल गांधी कह रहे थे, इसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रेम कुमार जी। देखिए, मीनाक्षी नटराजन प्रकरण में सीट चोरी बोलकर एक नया टर्म आया। अब तक तो 2 टर्म हम लोग वोट चोरी और चुनाव चोरी सुनते रहे थे, लेकिन सीट कैसे चुराया जाता है ये इसमें दिखा है, और राहुल गांधी ने उस टर्म को इंडोर्स किया है, और ये टर्म मध्य प्रदेश से आया है। और ये भी उल्लेखनीय है कि चुनाव चोरी को लेकर के जो बातें गंभीरता से कांग्रेस ने लेना शुरू की, वो भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद से ही लेना शुरू किया, और ये मुद्दा धीरे धीरे आगे बढ़ा। और इस बार भी जो सीट चोरी का सवाल है ये मध्य प्रदेश से ही उभरा है। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि सीट चोरी होना एक अलग बात है, लेकिन इस सीट चोरी के खिलाफ जो प्रतिक्रिया है वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है इसका उल्लेख करना जरूरी है कि ये तो है कि पार्टी के शीर्षस्थ नेता तुरंत चुनाव आयोग पहुंच गए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सब कुछ हुआ। मध्य प्रदेश की कांग्रेस यूनिट ने भी पूरे दमखम के साथ अपना प्रदर्शन दिखलाया। लेकिन उल्लेखनीय यह है कि पूरे देश में कांग्रेस के पदाधिकारी सबने वीडियो बना करके, प्रदर्शन करके, पुतला जला करके पूरे देश में इस एकजुटता का और वो सीट चोरी का विरोध किया। और चूंकि समान रूप से ऐसी ही घटना इधर सीट चुराने की और उधर सीट हड़पने की एक अलग कोशिश झारखंड में दिखलाई दी है, जो चुनाव के तहत होगा। वोट चोरी अभी होना बाकी है वहां, तो वहां जो घटना घटी कि भाई एक ही चुनाव, राहुल गांधी ने आज लिखा भी है कि चुनाव आयोग वही है, 2 केसेस एक किस्म के हैं। एक में मीनाक्षी नटराजन को अपात्र घोषित कर दिया गया और दूसरे में पूरा मौका दिया गया, चूंकि वो अंबानी के आदमी हैं, चूंकि वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको करेक्शन का मौका दिया गया। और हमें किसी पूरी संख्या मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन करीब 30 या 50 के करीब में गलतियां थी उस फॉर्म में, जिसको कि दुरुस्त करने के लिए पूरा 24 घंटा समय दिया गया नाथवानी जी को कि आप दोबारा प्रपत्र भर दें। तो ये उदाहरण भी सामने आया। हम फोकस ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो
विरोध दिखलाया है, भाई वोट चोरी तो जिनकी आदत है वो आदत है, लेकिन कांग्रेस ने जो तेवर दिखलाया है ये कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा होने का प्रमाण देती है कि कांग्रेस अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है, 2019 वाली कांग्रेस नहीं है। ये 2024 से आगे बढ़ करके 2026 में ऐसी कांग्रेस में तब्दील हो चुकी है जिसमें मर्ज करने के लिए क्षेत्रीय दल अब कंपटीशन कर रहे हैं कि जो कांग्रेस से टूटे हुए दल है कि हम फिर से वापस कांग्रेस में आ जाएं। भाई ऐसा चुंबकत्व तो इंडिया गठबंधन में दिखा था जब 2024 में इंडिया गठबंधन बन करके चुनाव लड़ा, 23 में बना, 24 में लड़ा। लेकिन अब कांग्रेस में मर्ज करने का जो चुंबकत्व कांग्रेस ने पैदा किया है वो इस आंदोलन से और मजबूत हुआ है, ये उल्लेखनीय है, ये हम कह रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बुराई में भी जो अच्छाई होती है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। बुराई तो हुई है मीनाक्षी नटराजन जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, डेमोक्रेसी के साथ में अन्याय हुआ है, लेकिन इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कांग्रेस जो उठ खड़ी हुई है और बाकी दलों में जो समर्थन का भाव दिखता है वो एक अनोखी बात है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अमलेंदु जी, एक क्लोजिंग कमेंट और महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि चुनाव जल्दी होंगे? सीधा सिंपल सवाल कर रहा हूँ आपसे। राजीव जी, जो देश के अंदर परिस्थितियां बन रही हैं और सरकार की मतलब केंद्र सरकार की जिस तरीके की गतिविधियां हैं और जितनी हड़बड़ी में मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं, उससे तो लगता है राजीव जी की मध्यावधि चुनाव के हालात बन रहे हैं। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि राजीव जी, अगर मध्यावधि चुनाव के हालात नहीं बन रहे होते, तो सरकार नहीं समझ रही होती कि मध्यावधि चुनाव के हालात हैं, तो इस तरीके से तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे आप सरकार में है भाई, आपका बहुमत है एनडीए का, 240 भले ही बीजेपी की हो, लेकिन एनडीए का बहुमत है। नीतीश कुमार को आप जो है किनारे लगा चुके, ठिकाने लगा चुके। अब नीतीश कुमार इस स्थिति में तो है नहीं कि आपकी सरकार गिरा सके। विपक्ष का भी जो है इतना नहीं है कि आपकी सरकार गिरा दे। तो आपको ये सब धतकर्म करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ये किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मोदी जी समझ रहे हैं कि सरकार जाने वाली है और देश के अंदर परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। और राजीव जी, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी खुद कह चुके हैं, 2 बार कह चुके हैं देश को संबोधित करके कि परिस्थितियां खराब है, कोरोना काल से ज्यादा खराब परिस्थितियां हैं। तो जब मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना काल से ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं और अब आर्थिक मोर्चे पर परिस्थितियां खराब हैं, ये भी मोदी जी कह रहे हैं। भाई, जो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई थी जापान को पछाड़ कर, अब वो बता रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि पेट्रोल मत खरीदो और विदेशों की यात्रा मत करो, भले 75 जज जाकर बैडमिंटन खेलें आप लंदन में जाकर, लेकिन जो है आम जनता जो है वो नहीं खरीदे। तो ये मतलब मोदी जी बता रहे हैं देश में परिस्थितियां खराब है, तो राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां खराब है, तो उसमें क्या राजीव जी अंतर है? तो इसलिए मोदी जी समझ रहे हैं कि परिस्थितियां खराब हो रही हैं और देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से रोकने का प्रयास है कि मध्यावधि चुनाव की परिस्थितियां पैदा ना हो पाए। इसीलिए सारे ये धक्करण किए जा रहे हैं कि इकट्ठा कर लो, लोकसभा में बहुमत हो जाए, राज्यसभा में बहुमत हो जाए, राज्यों की सरकारें हथिया लो। ये सब जो किया जा रहा है इसलिए कि मोदी समझ रहे हैं कि देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। जी जी, देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि मध्यावधि चुनाव होते हैं और उससे पहले वोटों की चोरी जिस ढंग से हो रही है, सीटों की चोरी जैसे हो रही है, ओवरऑल चुनाव की चोरी जैसे हो रही है, उस पर कैसे विपक्ष लगाम लगा पाएगा, एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी अपनी पार्टी को बचा पाएगी? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा पाएंगी? ये सवाल, सीधा सवाल कहूं तो। और इन सब के बीच जो एक चुनौती ममता बनर्जी के सामने है कि या तो अभिषेक को चुनिए या मुझे चुनिए। और ये एक सिर्फ कल्याण बनर्जी नहीं बल्कि कई लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सचमुच कुछ और होने जा रहा है? इन सब के बीच सुप्रिया सुले ने जो कहा है, विलय की बात का समर्थन किया है, खासकर संजय राउत के बातों का, उसमें कितना दम है? आने वाले समय में इन तमाम मसलों पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी, शकील जी और प्रेम कुमार जी, आप तमाम साथियों, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। तमाम साथी, कमेंट बॉक्स में कमेंट सबके देख रहा हूं।